आज के इस दूसरे व्याख्यान का विषय है माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के मताधिकार के बारे में साउथ ब्यूरो समिति के समक्ष साक्ष्य, दिनांक 27 जनवरी 1919। आज दिनांक 1 नवंबर 2020। भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस व्याख्यानमाला के दूसरे पुष्प में दूसरे व्याख्यान में आप सब लोगों का स्वागत। मैत्री इंडिया चैनल की ओर से सारे ही दर्शकों को साथ में ही भारत का संविधान जिन्हें भारत के लोग कहते हैं उन लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और सप्रेम जय भीम ऑफर करता हूँ। इस व्याख्यानमाला की प्रासंगिकता या आवश्यकता के संबंध में पिछले हफ्ते में हमने प्रास्ताविक के तौर पर हमने व्याख्यान का आयोजन किया था, व्याख्यान दिया था। उसका विषय ये था कि इस व्याख्यानमाला की प्रासंगिकता। कल परसों मतलब 13 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल कोश्यारी और महाराष्ट्र के ही माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, इनके बीच कुछ पत्र व्यवहार हुआ। उस पत्र व्यवहार में माननीय कोश्यारी जी कहते हैं आप कब से धर्मनिरपेक्ष बन गए हैं, आपने कब से हिंदुत्व का त्याग किया है। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि आप भी संविधान के द्वारा दिए गए पद पर आसीन हैं, मैं भी संविधान के पद पर आसीन हूँ। हम दोनों ने संविधान की शपथ लेकर अपना अपना पद ग्रहण किया है और संविधान की शपथ लेते हुए हम लोगों ने ये भी प्रतिज्ञा की थी कि हम संविधान का रक्षण करेंगे, संविधान के सिद्धांतों का रक्षण करेंगे और देश में पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, रूल ऑफ लॉ प्रस्थापित हो इसलिए प्रयास करेंगे। इसलिए संवैधानिक पद पर होते हुए महामहिम जी, आप जब मेरी धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न उपस्थित करते हो यह मुझे उचित नहीं लगता, आपकी ओर से यह अपेक्षा नहीं थी। और दूसरी बात, हिंदुत्व के बारे में मुझे किसी से भी कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। आज के व्याख्यान का विषय है माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मताधिकार के बारे में साक्ष्य। यह साक्ष्य 27 जनवरी 1919 को दी गई थी, निवेदन दिया गया था और प्रत्यक्ष साक्षी भी हुई थी। इसका भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से क्या संबंध है। ध्यान रहे कि माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सीधे संविधान सभा में पहुँचे, उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने संविधान का निर्माण किया और वो संविधान XYZ को सौंप दिया। ऐसी यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी, इतनी सुलभ भी नहीं थी। यह एक लंबा सफ़र था माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिए और उसका पहला कदम 1919 में जब माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साउथ ब्यूरो समिति को निवेदन देते हैं और साक्षी प्रस्तुत करते हैं, वह उनका पहला कदम था। तब वो भी नहीं जानते थे और भारत में कोई भी नहीं जानता था कि यह व्यक्ति आज साउथ ब्यूरो समिति के समक्ष जो निवेदन दे रहा है वह व्यक्ति कल चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माता होगा। यह एक लंबा सफ़र था, उसका यह पहला कदम। वहाँ तक पहुँचने के लिए बाबा साहब को जो कुछ प्रयास करने पड़े, अपने आप को प्रस्थापित करना पड़ा, अपने आप को सिद्ध करना पड़ा, यह सारी प्रक्रिया प्रवास जानने के लिए, सफ़र जानने के लिए यह पहला कदम जानना भी उतना ही आवश्यक है। आज का व्याख्यान इस व्याख्यानमाला का दूसरा व्याख्यान है।
1919 27 जनवरी 1919 को डॉक्टर BR आम्बेडकर जी ने साउथ बोरो समिति के समक्ष अस्पृश्यों के मताधिकार संबंधी एक निवेदन प्रस्तुत किया और साक्ष्य भी दी। उस व्याख्यानमाला का विषय मैंने आपसे कहा है। इस निवेदन में स्वयं साक्षी में मुख्यतः निम्न विषयों का उल्लेख है। निवेदन और स्वयं साक्षी में मुख्यतः निम्न विषयों का उल्लेख है। अस्पृश्य अल्पसंख्याक, पहली बार किसी ने यह प्रस्तापित करने का प्रयास किया, माननीय डॉक्टर आम्बेडकर, अस्पृश्य अल्पसंख्याक है, अन्यथा हिंदू समाज का हिस्सा है ऐसा माना जाता था। परंतु बाबा साहब कहते हैं शायद मैं हिंदू समाज का हिस्सा हूँ, मेरा समाज हिंदू समाज का हिस्सा है, परंतु हमारी इंडिपेंडेंट सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, हमारा स्वतंत्र पॉलिटिकल अस्तित्व है और इसीलिए हमें पॉलिटिकल अल्पसंख्यक पॉलिटिकल माइनॉरिटी मानना चाहिए। दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं लोकप्रिय सरकार का क्या अर्थ है। लोकप्रिय सरकार के दो आयाम माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस निवेदन में प्रस्तुत करते हैं। एक तो अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की व्याख्या देते हुए कहते हैं कि केवल लोगों के लिए सरकार यह लोकप्रिय सरकार नहीं होती, लोगों की सरकार भी होनी चाहिए। हो सकता है कि लोगों की सरकार ना हो, परंतु लोकप्रिय सरकार लोगों के लिए सरकार हो सकती है। गवर्नमेंट फॉर द पीपल हो सकती है, बिना गवर्नमेंट ऑफ द पीपल के भी। हम ऐसी सरकार नहीं चाहते, ऐसी सरकार लोकप्रिय सरकार हो नहीं सकती। केवल हितों का और विचारों का प्रतिनिधित्व विधानमंडल में आवश्यक नहीं है। जो समूह अल्पसंख्यक है उनका भी प्रतिनिधित्व विधानमंडल में होना चाहिए और यह प्रतिनिधित्व पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके लिए आज जो मतदार संघ हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है या प्रादेशिक मतदार संघ कहा जाता है, वह हमें प्रतिनिधित्व देने के लिए पर्याप्त नहीं है, दे नहीं सकते। इसीलिए हमें अपना प्रतिनिधित्व करना है तो हमें संप्रदाय आधारित निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, संप्रदाय आधारित निर्वाचन क्षेत्र, और विधान मंडलों में हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहिए। तो ये मांगे बाबा साहब ने अपने निवेदन में रखी थी। आइए इसके संबंध में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। निवेदन में माननीय डॉक्टर BR आम्बेडकर एक स्थान पर कहते हैं, इसमें सभी का हित है कि ब्राह्मण वर्ग इस समय राजनीति में जैसी प्रभुत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है वैसी वह न करे। आज ब्राह्मणों का प्रभुत्व है, राजनीति में प्रभुत्व है, प्रशासन में प्रभुत्व है, समाज में प्रभुत्व है, वैसी भूमिका ब्राह्मण वर्ग की नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण वर्ग देश के सामाजिक जीवन पर घातक प्रभाव डाल रहा है। ब्राह्मणों का प्रभाव कैसे है? समाज पर विघातक है, घातक है, और सभी के लिए हितकर होगा कि राजनीति पर उनके घातक प्रभाव को कम से कम रखा जाए। यह निहायत ब्राह्मण वर्ग निहायत गैर मिलनसार और अत्यंत समाज विरोधी हैं। प्रस्तापित व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग का राजनीति में, प्रशासन में और समाज में प्रभुत्व है। वह प्रभुत्व कम करना सबके लिए हितावह होगा, और क्योंकि ब्राह्मण नितांत गैर मिलनसार है और अत्यंत समाज विरोधी है। निवेदन में माननीय डॉक्टर आम्बेडकर आगे कहते हैं, लोकप्रिय सरकार का अर्थ केवल जनता के लिए सरकार नहीं, बल्कि जनता की सरकार, नॉट ओनली गवर्नमेंट फॉर द पीपल, परंतु गवर्नमेंट ऑफ द पीपल चाहिए। इसके लिए शासन प्रशासन में विचारों का प्रतिनिधित्व, हितों का प्रतिनिधित्व होना पर्याप्त नहीं है, परंतु जिन समाजों का अल्पसंख्यक समाज है उनका भी इसमें प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। जब तक अल्पसंख्यक समाजों को सरकार में, विधानमंडल में, प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक वह सरकार कभी भी लोकप्रिय सरकार हो नहीं सकती। इसीलिए
ये समिति जो मताधिकार के बारे में विचार विमर्श के लिए आई है, हम चाहते हैं कि ये समिति ऐसा व्यवस्था करे कि सारे ही अल्पसंख्यक समुदाय को और विशेषता अस्पृश्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। भारत की विशेषता क्या है? बाबा साहब कहते हैं हम क्यों मांगते हैं अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व क्यों मांगते हैं? भारत की विशेषता क्या है? पृथक राष्ट्रीयता, धर्म, जात, भाषा और पूर्वग्रह आदि कारणों से बटी हुई भारत की समाज व्यवस्था। भारत का समाज काय के आधार पर बटा हुआ है? एक तो राष्ट्रीयता के आधार पर, अलग धर्म अलग राष्ट्रीयता उस समय मान्यता थी, धर्म के आधार पर बटा हुआ है, जात के आधार पर बटा हुआ है, भाषा के आधार पर बटा हुआ है, और एक जात दूसरे जात के प्रति, एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति पूर्वग्रह दूषित है। इसके चलते परस्पर गहरा अलगाव है और हित विरोधी नहीं, हित संघर्ष की भी भारतीय समाज में उपरोक्त तत्वों के चलते हित विरोध की भी संभावना, हित संघर्ष की संभावना भारतीय समाज में बनी हुई है। भारतीय समाज में उपरोक्त तत्वों के चलते सहजीवन, सहानुभूति, संपर्क और भागीदारी और विचार साधर्म्य कतई संभव नहीं है। जो बटा हुआ समाज है, जाति में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ समाज, उसमें सहजीवन संभव नहीं है, सह अनुभूति संभव नहीं है, संपर्क संभव नहीं है, भागीदारी तो बिल्कुल कतई संभव नहीं है, और विचार साधर्म्य भी हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदू प्रथम अपने जाति का सदस्य है। हिंदू प्रथम अपने जाति का सदस्य है। अन्य धर्मियों के साथ जब हिंदू व्यवहार करता है तो धर्म के आधार पर व्यवहार करता। मुस्लिमों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, पारसियों के साथ और किसी अन्य धर्म के अनुयायी के साथ जब हिंदू व्यवहार करता है तो वह धर्म के आधार पर, परंतु जाति अंतर्गत जब व्यवहार करता है तो जाति आधार पर व्यवहार करता है। अस्पृश्यों के साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि वह जाति आधारित भेदभाव है, धर्म के आधार पर भेदभाव है ऐसा, और जिसको धर्म ने मान्यता दी है, ऐसी मान्यता होने की वजह से जाति आधारित भेदभाव से हिंदू ग्रस्त है, और इसीलिए यह वो व्यवहार करता है जाति आधारित पूर्वग्रह दूषित। भारतीय समाज का यदि विभाजन करना चाहे तो हिंदू और अन्य धर्म, यह एक विभाजन हो सकता है। दूसरा धर्म, हिंदू समाज में जाति आधारित सवर्ण और अवर्ण, ऐसा भी विभाजन हो सकता है। सवर्णों और अवर्णों में कभी भी सहजीवन, समवेदना, समविचार आदि हो नहीं सकते, क्योंकि अस्पृश्यता इसमें सबसे बड़ी बाधा है। अस्पृश्यता के चलते सवर्ण वर्ग अवर्णों से कभी भी समानता का व्यवहार नहीं करेगा, सहजीवन कभी हो नहीं सकता, समवेदना नहीं और समविचार भी संभव नहीं है। लोकप्रिय सरकार का गठन समय यह भारतीय समाज का विभाजन अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। बाबा साहब हाईलाइट करते हैं कि हमें अस्पृश्य समाज के लिए अलग हक क्यों चाहिए, अलग अधिकार क्यों चाहिए, सांप्रदायिक मतदार क्षेत्र क्यों चाहिए। इसलिए कि हिंदू हमारे साथ हिंदू जैसा व्यवहार नहीं करता, हम हिंदू होने के बावजूद वो जाति आधारित व्यवहार करते हैं सवर्ण अस्पृश्यों के साथ। इसीलिए सहवेदना नहीं, सहजीवन नहीं, भाईचारा नहीं, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान नहीं, ये सारा असंभव है। वर्तमान में हिंदू समुदाय के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है। वर्तमान में हिंदू समाज के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जिसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है, जिसको सामान्य मतदार संघ भी हम लोग कहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस निर्वाचन क्षेत्र में जिनकी बहुसंख्या होगी उनका प्रतिनिधि चुनकर जाता है। आज भी वही हालत है, जिनकी बहुसंख्या होगी उनका प्रतिनिधि चुनकर जाता है, और अल्पसंख्यकों को यदि मत का अधिकार है तो उनके मतों के आधार पर भी वही चुनकर जाता है। बाबा साहब कुछ प्रश्न उपस्थित करते हैं, क्या वह निर्वाचन क्षेत्र का सच्चा प्रतिनिधि है? क्या
ऐसा उम्मीद है। जो बहुमत से चुनकर जाता है, क्या वो अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधि हो सकता है? इसको हम सच्चा प्रतिनिधित्व कहेंगे? क्या सारे ही समाजों की सारे पूर्ण समाज के अल्पसंख्यकों के साथ यह प्रतिनिधि उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? क्या वह सबके हितों का प्रतिनिधित्व करता है? इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि वो सारे ही लोगों का प्रतिनिधि नहीं होता। वो केवल बहुमत का प्रतिनिधि होता है, वह केवल बहुमत की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, और वह केवल बहुमत के हितों की सुरक्षा की चिंता करता है। संभव है जहाँ समाज जाति निरपेक्ष है, जहाँ समाज धर्म निरपेक्ष है, उस समाज में, उस व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में शायद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज सही साबित हो सकती है। इंग्लैंड में, अमेरिका में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, और इसीलिए वहाँ शायद प्रादेशिक मतदार संघ या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज उचित साबित हो सकते हैं। भारत में, भारत का समाज धर्म सापेक्ष है, भारत का समाज जाति सापेक्ष है। ऐसे धर्म सापेक्ष, जाति सापेक्ष, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, धर्मों के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ऐसे स्थिति में, ऐसे समाज में यदि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के आधार पर यदि चुनाव किया जाता है, तो कभी भी अल्पसंख्यकों को, चाहे जाति आधारित अल्पसंख्यक हो, धर्म के आधारित अल्पसंख्यक हो, उन्हें प्रतिनिधित्व, ऐसा समाज, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र उन्हें प्रतिनिधित्व दे नहीं सकता, कभी भी नहीं। और व्यक्तिगत अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा, ये सिचुएशन तो ऐसे प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी भी आ नहीं सकती। जनता की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यह सर्वमान्य कल्पना है, परंतु जनता की सरकार का अर्थ बहुमत से निर्वाचित प्रतिनिधित्व नहीं होता, बहुमत से निर्वाचित सरकार नहीं होता। यदि ऐसा किया जाता है तो बहुमत से जो निर्वाचित होंगे वह स्वामी होंगे, और जिन अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व विधानमंडल में नहीं होता वो स्वभावतः दास होंगे। ऐसी व्यवस्था हमें चाहिए क्या? बाबा साहब कहते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते। क्योंकि हम केवल निर्वाचक होना नहीं चाहते, हम केवल मतदाता होना नहीं चाहते, हम विधि निर्माता भी होना चाहते हैं। और विधि निर्माता होने के लिए अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का हमें अधिकार चाहिए, और यह प्रतिनिधि भी पर्याप्त होना चाहिए। अन्यथा शायद हमारे ही मतों से चुना गया प्रतिनिधि हमारा शास्ता होगा, हमारा स्वामी होगा, हम केवल निर्वाचक बनकर रह जाएंगे। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है बड़े समूह विधि निर्माता बन जाएंगे, और छोटे अल्पसंख्यक समूह केवल उनके दास कहलाएंगे, और इस प्रकार की सरकार कभी भी लोकप्रिय सरकार नहीं हो सकती। जिनमें सारे ही अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं हो, ऐसी सरकार कभी भी लोकप्रिय सरकार नहीं हो सकती। अल्पसंख्यकों को, अस्पृश्यों को यदि विधि निर्माता बनना है तो अस्पृश्यों को मताधिकार चाहिए, राइट टू वोट चाहिए, और अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का भी अधिकार चाहिए, और जो प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो। और इसके लिए बाबा साहब बड़े आग्रह पूर्वक मांग करते हैं कि ऐसा होना हो तो संप्रदाय आधारित निर्वाचक मंडल की आवश्यकता है। तभी अस्पृश्यों को विधानमंडल में, अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व अस्पृश्य ही कर सकेंगे, अन्यथा जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह संभव नहीं। कभी कभी हमने ये मांग रखी, ब्राह्मणेतर वर्ग भी कह सकता है कि हमें भी इस संप्रदाय आधारित मतदार संघ दीजिए, क्योंकि वो दो समस्याओं से ग्रसित है, पीड़ित है, ऐसी उनकी मानना है। एक तो शिक्षा में पिछड़ापन है, शिक्षा में ब्राह्मणेतर वर्ग बहुत पीछे है, और दूसरा इस ब्राह्मणेतर समाज पर ब्राह्मणों का बौद्धिक और सामाजिक प्रभुत्व है। दो बातें, बहुजन समाज के लिए या शूद्रों के लिए दो बातें। एक,
ब्राह्मणेतर समाज के लिए। एक तो वह शिक्षा में पिछड़े हुए हैं और दूसरा ब्राह्मणों का उन पर वैचारिक प्रभुत्व है और सामाजिक भी प्रभुत्व है। ऐसे चलते वह भी मांग कर सकते हैं, परंतु बाबा साहब कहते हैं भाई ब्राह्मणों का प्रभुत्व ये केवल उनकी समस्या नहीं है, ये तो सारे हिंदू समाज की समस्या है। वैचारिक प्रभुत्व ये सारे हिंदू समाज की समस्या है। सामाजिक प्रभुत्व ये सारे हिंदू समाज की समस्या है। इसलिए इस आधार पर बहुजनों को सांप्रदायिक मतदार संघ नहीं दिए जाने चाहिए। नहीं, फिर क्या करना है? बहुजनों का प्रतिनिधित्व हो तो बहुजनों का प्रतिनिधित्व तो बहुजनों तक मताधिकार का विस्तार करना चाहिए। बहुजनों तक मताधिकार का विस्तार करना चाहिए। बहुजनों में मत देने वाले की निर्वाचक की संख्या बढ़नी चाहिए। तभी यदि वो बहुमत में होते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी उनके प्रतिनिधि चुनकर जा सकते हैं, अन्यथा उनके प्रतिनिधि नहीं चुनकर जाएंगे। उनके मतों से ब्राह्मण ही चुनकर जाएंगे और अपना अस्तित्व कायम रखेंगे। अस्पृश्यों की समस्या, अस्पृश्यों को क्यों स्वतंत्र मतदार संघ चाहिए? इसलिए बाबा साहब कहते हैं आम तौर पर अस्पृश्य दया के पात्र है ऐसा समझा जाता है, दया के पात्र है ऐसा, इसीलिए उनके पॉलिटिकल राइट्स की कोई बात ही नहीं करता। उनके पॉलिटिकल राइट्स की कोई बात ही नहीं करता, उनके पॉलिटिकल राइट्स की अपेक्षा की जाती है। उनका कोई ऐसा हित नहीं है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा कोई मानता ही नहीं। परंतु हम जानते हैं कि हमारा हित हमारे लिए महत्वपूर्ण होने की वजह से अपना प्रतिनिधित्व हमें करने के लिए हमें मतदाता का अधिकार चाहिए और हमें सांप्रदायिक आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए। इस संबंध में बाबा साहब कहते हैं दास को परिभाषित करते हुए प्लेटो ने कहा है कि दास वह है जो दूसरों के लिए कार्य करता है और जो उसके आचरण को नियंत्रित करते हैं। अस्पृश्य की अवस्था कैसी है? हम हमेशा सवर्णों के लिए काम करते हैं, अपनी इच्छा से हम कुछ नहीं कर सकते और हमने कैसा व्यवहार करना चाहिए समाज में, इसलिए सवर्ण हमारे आचरण को भी हमारे व्यवहार को भी निर्धारित करते हैं। हमारा जन्म तो अपने भाग्य के अनुसार हुआ है, यह धारणा हमारे मन में इतना घर कर गई है कि कभी यह विचार करते ही नहीं कि इसको बदला जा सकता है, भाग्य को भी बदला जा सकता है। सभी मानव एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, अन्यथा सबके साथ समान बर्ताव होना चाहिए। हमारे साथ भी समानता का व्यवहार हम अपेक्षित करते हैं। अस्पृश्यता ने केवल हमारे व्यक्तित्व के विकास को अवरुद्ध कर दिया है, बल्कि हमारी आर्थिक उन्नति के रास्ते में भी काटे बोए हैं। अस्पृश्यता ने हमें क्या किया? हमारा व्यक्तित्व का विकास को अवरुद्ध कर दिया है और हमारे आर्थिक उन्नति के रास्ते में भी काटे बोए हैं। हमारे कतिपय नागरिक अधिकारों का हनन हुआ है। यह व्यवस्था हमें नागरिक अधिकार नकारते। कौन से ये अधिकार जो बाबा साहब जिसकी मांग करते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा, निजी संपत्ति रखने का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, अंतःकरण के विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन का अधिकार, देश की सरकार में प्रतिनिधित्व का अधिकार, राज्यों के अधीन पद धारण करने का अधिकार। ध्यान रहे ये सारे अधिकार जो 1919 में बाबा साहब मांगते हैं अस्पृश्य के लिए, वही अधिकार संविधान में चलकर फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा बन गए। ये सारे अधिकार फंडामेंटल राइट्स में आपको संविधान में देखेंगे। यह है सफ़र 1919 से लेकर तो 1946-50 तक यह सफ़र है, वहाँ ये अधिकार बन गए। अस्पृश्यता के अधीन एक निश्चित हित समूह आता है और इसीलिए अस्पृश्य की आवाज़ केवल अस्पृश्य ही उठा सकता है, अन्य कोई भी नहीं। जो शिकायत हम करते हैं वह हम उन्हें इतनी
शिकायत की जाती है कि भाई हम तो आपके बारे में काम कर रहे हैं, हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं, परंतु ये पर्याप्त नहीं है महोदय, आप अपने हितों को प्राथमिकता देंगे, हमारे हितों को आप कभी भी प्राथमिकता नहीं देंगे। जातियों का वर्गीकरण धम्मसम्मत है। धर्म ने जाति व्यवस्था को मान्यता दी है। धर्म के आधार पर जिस जाति में जो व्यक्ति है उस जाति में उसे रहना होगा और वो अपनी जाति का हित प्रथम करेगा, अन्य जातों का हित नहीं। इसलिए स्पृश्य अस्पृश्य को एक भी वोट दिए बगैर उनके वोटों पर चुन के आएंगे। अस्पृश्य कभी भी इस व्यवस्था में चुन कर नहीं आ सकता। इसीलिए हम सांप्रदायिक अधिकारों की मांग करते हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं आगे बाबा साहब मताधिकार के महत्व की बात करते हैं। मताधिकार क्या है? मताधिकार क्या है? बाबा साहब कहते हैं कि मताधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार हैं। मताधिकार के लिए कभी कभी कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो संपत्तिवान हैं, जो टैक्स देते हैं, उन्हीं को मतों का अधिकार चाहिए, क्योंकि वह अपने मतों का अधिकार का उपयोग विवेक से कर सकें। दूसरी विचारधारा यह भी है कि मताधिकार यह पॉलिटिकल एजुकेशन की प्रक्रिया है। इससे पॉलिटिकल एजुकेशन होता है और जब तक हमें मताधिकार नहीं मिलेगा, हम विवेक का उपयोग कर मतदान करेंगे कि नहीं करेंगे, यह आप कैसे निश्चित कर सकते हैं। इसलिए हमारी मान्यता है कि मताधिकार पॉलिटिकल एजुकेशन है। इसके बीच समाज के बीच जब धन और शिक्षा का असमान वितरण होता है, ऐसी स्थिति में केवल शिक्षा के समान वितरण नहीं हो, ऐसी स्थिति में केवल धन संपत्ति के आधार पर दिया गया मताधिकार उचित नहीं माना जाएगा। मताधिकार से एक रूपता कायम नहीं रखी जा सकती। कांग्रेस, गांधी भी दावा करते हैं, कांग्रेस भी दावा करती हैं कि हम अस्पृश्यों के लिए काम करते हैं, उनके उद्धारों के लिए काम करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर स्पष्टतया कहते हैं कि कांग्रेस केवल मुसलमानों को संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व देना चाहती है। यह गांधी ने नहीं शुरू किया। 1916 में लखनऊ करार में माननीय लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने भी उनके लिए स्वतंत्र मतदार संघों को मान्यता दी, उनके लिए विशेष अधिकारी को मान्यता दी, उनके लिए भारित प्रतिनिधित्व को मान्यता दी। और आज विचारधारा यह है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो करार हुआ, वहीं पर पाकिस्तान के बीज बोए गए, वहीं पर पाकिस्तान के बीज बोए गए। कांग्रेस अस्पृश्य विरोधी हैं, ये गैर राष्ट्रीय हैं, ये राष्ट्र विरोधी है। इसलिए संप्रदाय आधारित मांग को यदि कांग्रेस विरोध करती हैं तो उसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण और कांग्रेस अछूतों का उद्धार कभी नहीं कर सकेंगे, जाति व्यवस्था कभी भी नष्ट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं भले ही सुल्तान समर्थ है, पर वह मोहम्मद के धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकता। खलीफा मोहम्मद के धर्म में परिवर्तन के लिए पैगंबर का धर्म स्थायी करने के लिए खलीफा चाहिए था मुसलमानों को। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भले ही पोप समर्थ है, वह ईसाई धर्म को पलट नहीं सकता। खलीफा सुल्तान मोहम्मद के धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकता, पोप क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन नहीं करता। इसी प्रकार से ऊंचे जाति के लोग
कभी भी अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास नहीं कर सकते। यह मान्यता है। क्यों नहीं कर सकते? उनके पास शक्ति है, उनके पास क्षमता है, फिर भी वह नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उनके जाति के हित उसमें निहित है, उनके जाति के हित उसमें बंधे हुए हैं। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों पर, कांग्रेस पर हम जाति निर्मूलन के लिए विश्वास नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में उस समय 1919 काल में डिप्रेस क्लासेस मिशन नाम के एक संगठन काम करता था अस्पृश्योद्धार के लिए। माननीय राजर्षि एक मिनट, महर्षीचं नाव मिळेल, हां कर्वे नाही, शिंदे, कर्मवीर, माननीय कर्मवीर की पदवी से सम्मानित विठ्ठलराम, माननीय कर्मवीर के पदवी से सम्मानित विठ्ठल राम जी शिंदे और जस्टिस चंदावरकर, इन दोनों ने मिलकर यह संगठन स्थापन किया था जिसको डिप्रेस क्लासेस मिशन कहते हैं। बड़े ही लोगों के सामने वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हम अछूतों के, अस्पृश्यों के हित के लिए काम करते हैं। जब बाबा साहब ने संप्रदाय आधारित मतदार संघ, चुनाव में वोट का अधिकार और पर्याप्त प्रतिनिधित्व मांग की, तब इस संगठन ने इसका विरोध किया और उसके बजाय उन्होंने क्या सोचा कि इन्हें हम मनोनीत प्रतिनिधित्व दे सकते हैं, नॉमिनेशन के आधार पर, कोऑप्शन के आधार पर इनको हम प्रतिनिधित्व देंगे। कोऑप्शन का क्या अर्थ होता है? जो चुने हुए प्रतिनिधि है, ऐसे लोग जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उसमें से कुछ चयनित लोगों को, जो उनके चहेते हैं, उनको ले सकते हैं और इस प्रकार उस समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया, ऐसा दावा कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मिशन निहित स्वार्थों वाला अनौपचारिक संगठन है। निहित स्वार्थ, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। यह संगठन अस्पृश्यों को धोखा दे रहा है, परंतु आज अस्पृश्य इतने जागरूक हैं कि वो इस धोखे में, इस चाल में, इस कपट कारस्तान में नहीं आ सकते। और बाबा साहब मताधिकार समिति को भी कहते हैं, इन लोगों पर ध्यान मत दीजिए, यह लोग हमारा कोई भी भला नहीं कर सकते। इसमें दो राय नहीं कि अस्पृश्यों के लिए पर्याप्त संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व जरूरी भी है और महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने अपने केस रखे कि यह प्रतिनिधित्व जरूरी भी है और आवश्यक भी है, क्योंकि यदि लोकप्रिय सरकार चाहिए तो लोगों की सरकार होनी चाहिए। लोगों की सरकार हो तो केवल बहुमतों को प्रतिनिधित्व देकर लोगों की सरकार स्थापन नहीं होती। अल्पसंख्यक को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए, हमें भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए। अंत में बाबा साहब कहते हैं, यदि अस्पृश्यों के लिए आत्मनिर्णय की जरूरत स्वीकार किया जाता है, हमें अपना निर्णय खुद लेने की, हमें अपना मताधिकार, हमें अपना प्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता स्वीकार की जाती है, तो उसे उन्हें संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। दोनों समान हैं। जहाँ पर आत्मनिर्णय का अधिकार है वहाँ पर संप्रदाय आधारित मतदार संघ अल्पसंख्यकों के लिए, अछूतों के लिए आवश्यक है। और इसीलिए हम संप्रदाय आधारित निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं। जब बाबा साहब ने इसी निवेदन के आधार पर उस कमीशन के सामने साक्षी प्रस्तुत की, स्वयं उपस्थित होकर, तो साक्षी में तो वही बातें दोहराई गई बाबा साहब द्वारा, परंतु साक्षी में उपस्थित, वो समिति में उपस्थित दो सदस्य थे, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वो संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। एक सदस्य थे सर फ्रैंक स्लाई। उन्होंने कहा, अस्पृश्यों ने अलग प्रतिनिधित्व की मांग केवल इस कारण की है कि वे अल्पसंख्यक में हैं, वो अल्पसंख्यक है और एक समान मताधिकार के आधार पर वे सदैव अल्पसंख्यक ही रहेंगे। बाबा साहब के तर्क से वह सहमत हो गए। यदि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी रखी जाती हैं तो बहुसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिला, अल्पसंख्यकों को कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, इसलिए इनकी मांग जायज़ है। एक सदस्य नटराजन भी थे जिन्होंने कहा,
यदि सीटें देकर अस्पृश्य वर्गों को मान्यता दे तो उनका दर्जा ऊंचा हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मताधिकार, प्रतिनिधित्व मिले तो ऑटोमेटिक उस समुदाय का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है, उनमें अवेयरनेस आएगा, चेतना जागृत होगी, वह अपने हकों के प्रति, अधिकारों के प्रति, अपने हितों के प्रति अधिक जागरूक होंगे। उन्होंने सीटों, कितनी संख्या में सीटें चाहिए इसके बारे में आग्रही नहीं है। उनका कहना है कि हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहिए जिसके चलते हम विधानमंडल में अपनी बात रख सके, अपना हमारे विरोध में यदि कोई कानून बनता है तो उसका विरोध कर सके और हमारे अनुकूल कानून बने इसके प्रयास कर सके और हम बहुमत को प्रभावित कर सके। इतना पर्याप्त प्रतिनिधित्व हमें विधानमंडल में चाहिए। यहाँ पर माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इस साउथ बोरो समिति के समक्ष साक्ष्य समाप्त होती है। क्या मांगा बाबा साहब ने? बाबा साहब ने क्या मांगा? पहले मांग थी अस्पृश्य यह पॉलिटिकल माइनॉरिटी है, पहली बात। दूसरी बात, लोकप्रिय सरकार के लिए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल भी जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होना इसलिए सारे ही अल्पसंख्यक समुदायों को सरकार में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। आज का जो निर्वाचन क्षेत्र है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, उसमें अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें संप्रदाय आधारित निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, हमें मतों का अधिकार चाहिए और हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी चाहिए। तो इस प्रकार से माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी बात रखी, अपना निवेदन प्रस्तुत किया। यहाँ पर मैं रुकूंगा। अगले रविवार को दिनांक 8 नवंबर 2020 को हम इसी समय फिर मिलेंगे और विषय होगा साइमन कमीशन को दिया हुआ बाबा साहेब अम्बेडकर का निवेदन। आप सबने सुना, देखा, समझने का प्रयास किया, इसलिए आप सबको धन्यवाद। फिर से एक बार सबको साधुवाद, मंगल कामना, अभिवादन और सप्रेम जय भीम।